नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से सबको उलझा रखा है। ज़ोडिएक किलर। हाँ, ये नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य सामने आता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए इस कुख्यात मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ अनसुलझे क्राइम की लिस्ट नहीं है, ये एक पहेली है, बहुत जटिल। एक ऐसे कातिल की कहानी जिसने न सिर्फ जानें ली बल्कि पुलिस और मीडिया को सीधी चुनौती दी, कोड भेजे और फिर जैसे हवा में गायब हो गया। सही कहा। ये सब शुरू हुआ 1960s के आखिर में उत्तरी कैलिफोर्निया में। तो जो पहली घटना थी वो दिसंबर 1968 की थी, विलेजो शहर में। एक यंग कपल, बेटी लू जेनसन और डेविड फेराडे। हाँ, वो बेचारे अपनी पहली डेट पर थे, एक सुनसान सी जगह पर, और वहीं उन पर हमला हुआ। लेकिन ज़ोडिएक नाम तब सामने नहीं आया था। नहीं, वो नाम आया करीब 6 महीने बाद, जुलाई 1969 में, एक और हमले के बाद। तब 3 बड़े अखबारों को चिट्ठियां मिली, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, एग्जामिनर और विलेजो टाइम्स हेरल्ड। अच्छा, ये चिट्ठियां? यहीं से मामला एकदम बदल गया है ना? हाँ बिल्कुल, ये गेम चेंजर था। उन चिट्ठियों में न सिर्फ पिछली हत्याओं के ऐसे डिटेल्स थे जो सिर्फ कातिल जान सकता था, बल्कि एक कोडेड संदेश भी था, क्रिप्टोग्राम जिसे कहते हैं, और एक निशान, एक क्रॉस, एक गोले के ऊपर। हाँ, वो ज़ोडिएक का सिंबल, वही जो बाद में उसका सिग्नेचर बन गया। और धमकी भी थी, कोड छापो वरना और हत्याएं होंगी। मतलब सीधे मीडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश। हाँ, एकदम दबाव बनाने की कोशिश। और वो कोड 408 सिंबल्स वाला, उसे तो सुलझा लिया गया था जल्दी ही, किसी टीचर कपल ने। हाँ, कमाल की बात है, डोनाल्ड और बेटी हार्डिन, एक स्कूल टीचर दंपति ने 1 हफ्ते में ही उसे क्रैक कर दिया। पर जो संदेश मिला वो तो बहुत डरावना था। मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। हाँ, रोंगटे खड़े करने वाला। और चालाकी देखिए, आखिर में लिखा, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। तो पहचान का कोई सुराग नहीं? बिल्कुल नहीं, सिवाय इसके कि वो कितना खतरनाक है। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद और हमले हुए? हाँ, सितंबर 1969 में नैपा काउंटी में लेक बेरियासा झील के किनारे ब्रायन हार्टनल और सिसिलिया शेपर्ड पर इस बार हमलावर ने एक अजीब सा नकाब पहना था जिस पर वही निशान था। अच्छा, और उसने खुद को ज़ोडिएक बताया? जी हाँ, उसने खुद को ज़ोडिएक कहा। फिर कुछ ही हफ्ते बाद अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को शहर में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या। शहर के अंदर? मतलब अब वो और भी ज्यादा डेयरिंग हो गया था? बिल्कुल, अब वो बेखौफ होकर शहर में आ चुका था। और चिट्ठियां वो तो आती रहीं। हाँ, वो सिलसिला जारी रहा, पुलिस का मजाक उड़ाना और सुराग देने का नाटक करना। उसने तो दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है। 2 लोग हमले में बच गए थे। और फिर उसने एक और कोड भेजा, ज्यादा मुश्किल वाला, 340 सिफर। हाँ, 340 सिफर। सिफर भी मतलब कोड ही होता है, पर ये वाला बहुत ज्यादा मुश्किल था। कितना मुश्किल? इतना कि इसे सुलझाने में पूरे 51 साल लग गए। क्या कह रही हैं? 51 साल? हाँ, सोचिए जरा, 2020 में जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने, जिसमें शौकिया कोड ब्रेकर भी थे, इसे डिकोड किया। अविश्वसनीय। तो क्या मिला उसमें? इस बार नाम था? नहीं, नाम इस बार भी नहीं। संदेश और भी अजीब था। आशा है तुम्हें मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजा आ रहा होगा। और कुछ टीवी शो का जिक्र था कि वो टीवी वाला मैं नहीं हूँ। मतलब फिर से वही चिढ़ाना, खेल खेलना? हाँ, और ये दिखाना कि वो मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। तो कोड से भी पहचान का कोई रास्ता नहीं निकला। फिर जांच का क्या हुआ? संदिग्ध तो होंगे। आर्थर ली एलन का नाम बहुत सुना है। हाँ, आर्थर ली एलन, वो सालों तक प्राइम सस्पेक्ट रहा। कुछ चीजें उसके खिलाफ थीं, जैसे उसके पास ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी थी, कुछ बयान थे, उसका बर्ताव अजीब था। लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिले। एक सर्वाइवर ने उसे पहचाना नहीं, और बाद में जब डीएनए टेक्नोलॉजी आई तो उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं था। हाल में भी तो किसी का नाम आया था, गैरी पोस्ट। हाँ, 2021 में द केस ब्रेकर्स नाम के एक प्राइवेट ग्रुप ने ये दावा किया, गैरी फ्रांसिस पोस्ट। उनके पास कुछ परिस्थिति जन्य सबूत थे। तो क्या एफबीआई ने माना? केस सुलझ गया? नहीं, एफबीआई और पुलिस ने इस दावे को कंफर्म नहीं किया है। वो कहते हैं कि सबूत काफी नहीं है।
तो ज़ोडिएक केस ऑफिशियली अभी भी अनसुलझा है। मतलब इतने साल, इतने सुराग, इतने संदिग्ध और नतीजा कुछ नहीं। हाँ, ज़ोडिएक की असली पहचान आज भी एक मिस्ट्री है। वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहा, बल्कि एक तरह का कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया है। हाँ, वो 2007 वाली फिल्म ज़ोडिएक भी तो थी, डेविड फिंचर की। उसने फिर से इस केस को चर्चा में ला दिया था। बिल्कुल। तो 50 साल से ज्यादा हो गए और ज़ोडिएक का चेहरा आज भी पर्दे में है। FBI ने तो शायद केस इनएक्टिव भी कर दिया है बीच में। हाँ, 2004 में उन्होंने इसे इनएक्टिव मार्क किया था, पर सैन फ्रांसिस्को पुलिस जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स इसे अभी भी ओपन केस मानते हैं, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और शायद यही बात है जो इस केस को इतना हमारे दिमाग में अटकाए रखती है। क्या बात? यही कि क्यों कुछ अनसुलझे मामले जैसे ये वाला हमारी कलेक्टिव मेमोरी पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ रहस्य का रोमांच है या ये हमारे अंदर का कोई डर है कि शायद कुछ पहेलियां कभी हल नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल, कि शायद कुछ सवाल हमेशा हमेशा अनसुलझे ही रह जाएंगे।